अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और शहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद में दर्जा हरारत दिन ब दिन जहां कम होता चला जा रहा है, वहीं सर्दी बढ़ती चली जा रही है, और जहां सर्दी बढ़ती चली जा रही है वहां पे सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ता चला जा रहा है। अलबत्ता आज का मौसम कैसा रहेगा शहर फैसलाबाद का, देखते हैं टुडेज वेदर में। शाहिदा परवीन हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे गुफ्तगू करते हैं। शाहिदा, बताइएगा, आज शहर फैसलाबाद का सियासी दर्जा रहा तो 4 दिसंबर के हवाले से जो कन्वेंशन हो रहा है उसके हवाले से ज्यादा रहेगा, लेकिन हमारे शहर का मौसमी हालात कैसे होंगे, बताइएगा। जी हनान, फैसलाबाद में अगर हम मौसम की बात करते हैं तो इस वक्त फैसलाबाद का मौसम जो ठंडा है और सर्द है। बादलों और सूरज की आंख मिचौली भी जारी है। कभी तो बादल जो है वो मुकम्मल तौर पर सूरज को अपनी लपेट में ले लेते हैं, जिससे ठंड जो है वो मजीद बढ़ जाती है। तो इसके साथ कभी सूरज जो है वो बादलों की ओर से निकलकर अपना मुखड़ा जो है वो फैसलाबाद के शहरियों को दिखाता है और तीखी किरणें जो है वो जमीन पर डालता है, जिससे बहुत ही खूबसूरत और सुहाना मंजर जो है इस वक्त फैसलाबाद का मौसम जो है वो पेश कर रहा है। और ठंडी हवा चलने से मौसम जो है वो भी ठंडा है और ठंडक जो है वो मजीद बढ़ जाती है। इस वक्त दर्जा हरारत उसमें भी कमी वाक़ हुई है। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 16 तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। जबकि हवा में इस वक्त नमी का तनासब 58% तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है और रात के वक्त जो है वो हवा में खुनकी बढ़ने से रात जो है वो मजीद सर्द हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया शाहिदा परवीन, आप शहर फैसलाबाद के मौसम का अहवाल बता रही थी। जनाब, सियासी दर्जा हरारत आज बढ़ने को है हमारे मैनचेस्टर और पाकिस्तान का, क्योंकि 4 दिसंबर है और मुस्लिम लीग नून की जानिब से कन्वेंशन किया जा रहा है। कन्वेंशन में यह कहा जा रहा है कि आला क़यादत जो है मुस्लिम लीग नून की वो शिरकत करेगी, अलबत्ता मरीम नवाज तो नहीं होंगी। ये कहा जा रहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी जरूर आएंगे, मरीम औरंगजेब के भी चांसेस है, और उसके अलावा राना सनाउल्लाह यहाँ पे होंगे, अकरम अंसारी होंगे, शेख हिजाज होंगे, मलक नवाज होंगे, और इसके साथ साथ दीगर MP MNA साहबान जो हैं वो आज के कन्वेंशन का हिस्सा बनेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि है तो ये कन्वेंशन, लेकिन ये जलसा बन जाएगा और तैयारियां भी इसकी जलसे से कम नहीं की गई। हर जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी कोशिश होगी कि आज ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स लेके निकलें, और एजेंडा जो आज का होगा इनका वो यही होगा कि गवर्नमेंट के खिलाफ, इनकी नाकिस पॉलिसियों के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई जाएगी। लेकिन देखना यह है कि जलसागाह कितनी बढ़ती है और कितने जो मुस्लिम लीग नून के जियाले होंगे जो कि आज 4 दिसंबर के वाले से क्रिसेंट ग्राउंड के अंदर मुजाहरा करेंगे, और कन्वेंशन के अंदर क्या गुफ्तगू होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जनाब, दूसरी जानब अगर फैसलाबाद के आर्टिस्टों की बात की जाए, ये मट्टी इस हवाले से बड़ी जरखेज है, और जरखेज इस तरह से है कि यहाँ के आर्टिस्टों की पहचान अपने काम की वजह से पूरे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पहचानी जाती है। पिछले दिनों हमारे शो के अंदर एक आर्टिस्ट भी आए थे जिन्होंने कैलीग्राफी का बड़ा ही हैंडमेड जबरदस्त काम किया था, और वुडन वर्क भी उन्होंने किया, और लकड़ी के टुकड़ों के साथ आपकी तस्वीर जो है वो तैयार करते हैं। और अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को भी उन्होंने जो वो तस्वीरें बना के उनको जब प्रेजेंट की, उनको बतौर गिफ्ट भेजी, तो उनकी जान से अप्रिसिएशन लेटर्स भी मिले। बताने का मकसद ये था कि हमारे यहाँ आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, फनकार हो, थिएटर आर्टिस्ट हो, या इसके अलावा कोई दीगर फनकार हों, शायर अदीब हों, राइटर्स हों, डायरेक्टर्स हों, बेहतरीन से बेहतरीन लोग मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ के लोग अपने काम से मोहब्बत करते हैं। तो अपने काम से मोहब्बत करने वालों को ही आज हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ मेरी भाईजानब गुलजार अहमद भट्ट साहब मौजूद हैं जो कि कैलीग्राफी आर्ट में काफ़ी महारत रखते हैं, और उनके साथ साथ हिबा मौजूद हैं जो कि सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं, और इसके साथ साथ कैलीग्राफी आर्ट का भी फन इनके पास मौजूद है। तो मैं डायरेक्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हिबा की कुछ तस्वीर भी अवेजा करके दिखाएं, क्योंकि हिबा की जान से बहुत ज़बरदस्त कैलीग्राफी आर्ट का जो है वो मुजाहरा किया जाता है, और वक्तन फ़वक्तन जो है ये अपनी पेंटिंग्स तैयार करती हैं और उसकी एग्जीबिशन भी लगाई जाती है। तो हिबा की तरफ मैं पहले चलूंगा। हिबा, क्या कहेंगी आप, ये शौक किस तरह से पैदा हुआ आपको? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। और ये शौक मेरे अंदर बचपन से ही था। मेरे फैमिली में भी काफ़ी लोगों को शौक था, मेरे मामू, मेरी कज़न्स, उनको देख के भी मेरे अंदर शौक हुआ, और फिर मैंने इसको एज अ पैशन, एज अ हॉबी लेके चली।
और शुरू से ही मुझे इस चीज़ का शौक था। पहले मैं हैंडीक्राफ्ट्स बनाती थी, हैंडीक्राफ्ट्स के बाद फिर मैं, क्योंकि मैंने कहीं से सीखा नहीं है, मैं खुद ही प्रैक्टिस करके, बिकॉज आई एम अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, तो मैं खुद ही से ही प्रैक्टिस कर करके पहले मैंने कैलीग्राफी सीखी। कैलीग्राफी के बाद फिर मैंने मंडाला का डिज़ाइंस काफ़ी ज़्यादा सीखे, उसमें मुझे प्रैक्टिस हुई, तो बस इसी तरह ही चलता रहा। और आपकी जो मंडाला आर्ट्स है वो भी कोई बहुत डिफरेंट आर्ट्स है। हाँ इसमें महारत रखना एक बहुत बड़े जी, हुनर की बहुत निशानी है। प्रैक्टिस की और बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है इसमें, क्योंकि बहुत डिटेल्ड वर्क होता है। बिल्कुल, और स्क्रीन पे इस वक्त आपका काम दिखाया भी जा रहा है, और Thank you so आपकी कैलीग्राफी आर्ट हो, मंडाला के आपके पीसेज हों, वो तमाम के तमाम स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं ताकि ऑडियंस को पता चल सके कि ये इसके लिए तहम्मुल के साथ, बड़े सब्र के साथ और मेहनत के साथ, ध्यान के साथ, लगन के साथ, जोश के साथ, जज्बे के साथ काम करना पड़ता है। और इस काम के नतीजे में फिर आपकी आर्ट्स जो हैं वो इस कदर ज़्यादा बेहतर बन जाती हैं कि लोग उसकी तारीफ किए बिना जी नहीं रह बिल्कुल पाते। ऐसे ही है। और मुझे मंडाला का शौक इसलिए भी पैदा हुआ था क्योंकि लोगों को इस चीज़ का इतना इल्म नहीं था कि मंडाला भी कोई काम है। क्योंकि जो लोग वाबस्तगी रखते हैं आर्ट्स के पेशे से, उनको तो पता होता ही है, लेकिन जो आम लोग हैं उनको कैलीग्राफी के अलावा मंडाला का इतना नहीं पता था। तो मैं चाहती थी कि मेरा ज़्यादा जो रुझान है वो मंडाला और ये डूडल वर्क और ये इसकी तरफ हो, ताकि फिर जब लोग देखें तो उन्हें पता चले कि ये भी कोई काम होता है। चलें जी, गुलजार साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ भी गुफ्तगू करते हैं। गुलजार साहब, आप क्या कहेंगे? आपकी आर्ट्स तो यहाँ पे हमने लगाई भी हैं और इस कदर खुश कह सकते हैं कि आप जबरदस्त तरीके के साथ राइटिंग करके और महारत खूब दिखाई गई है इसमें, क्योंकि जिस तरह से लफ्जों के जाविये खींचे गए हैं ना आपसे, वो किसी आम बंदे का काम नहीं है। आप बताइएगा किस किस्म की आर्ट्स तैयार करते हैं आप? और ज्यादातर मैं देख रहा हूं कि कुरान पाक की आयात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ आपने चीजों को मंसूब किया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं 41 का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने यहाँ बुलाकर हमें ये काम दिखाने के लिए बुलाया। तो ये जो है ना कैलीग्राफी, ये पहले खताती होती है, खताती के बाद रंगों के साथ जो करते हैं उसे हम पेंटिंग कहते हैं। तो अरसा दराज से मैं यही काम कर रहा हूं कि पेंटिंग, और फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से एक नुमाइश करवाता हूं जो बसिलसिला ईद मिलादुन्नबी के हवाले से होती है। माशाअल्लाह। नुसरत फ़तेह अली खां एडिटोरियम में होती है। हमारी एक टीम है जो पूरे पाकिस्तान से ये काम इकट्ठा करके तो नुमाइश लगवाते हैं और पूरे मुल्क से लोग देखने आते हैं। हम फिर उन आर्टिस्टों की हौसला अफजाई करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, लोगों को सीखने के लिए मिलता है। अच्छा, बहुत सारे लोग फिर आर्ट्स काउंसिल में इस दफा भी आए थे, उन्होंने आपको सराहा भी जी। और आपकी आर्ट्स की कदर भी करते हैं लोग। क्या कहेंगे इस हवाले से? लोग कितना पसंद करते हैं इसे? ये लोग जो ना खताती है ना, ये कम लोग करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को अवेयरनेस दूं। बाकायदा मैंने क्लासें लगाई हैं, गांव में रहायश है, गांव में भी फ्री खुशखती का इनकार किया है कि लोग आएँ, बच्चे आएँ, वो सीखें। और ये काम वो है कि जो ख़त्म होता जा रहा है। आज सिखाने के लिए बहुत लोग कम हैं, तो इसकी कमी बहुत महसूस होती है। अच्छा, सीखने कितने बच्चे आते हैं? कई लोग होते हैं ना खताती से बहुत मोहब्बत भी रखते हैं, अगर कम होते हैं, लेकिन वो जो कम होते हैं ना वो मोहब्बत बहुत ज्यादा रखते हैं। जी जी बिल्कुल जी। मेरे गांव में तकरीबन हर साल एक जो मुकाबला होता है ना गवर्नमेंट का कैलीग्राफी का, उसमें कम कम 1-2 पोजीशनें मिलती हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतने शौक से काम करते हैं। तो गुलाम अहमदाबाद में भी एक सुबह क्लास होती है, एक शाम को क्लास होती है, उसमें भी माशाल्लाह काफ़ी लोग जो है वो आते हैं और ये इसको सीखने की कोशिश करते हैं। 2-3 माह में तकरीबन वो बच्चा लिखने के काबिल हो जाता है, अच्छा लिखने के। अच्छा, आपको कितनी देर होगी है इसे लिखते हुए? सर मुझे 40 साल हो गए हैं। 40 साल से आप इस पेशे से वाबस्ता हैं? जी। अच्छा, बाजुकात फिर आप जब बहुत अच्छी खताती करते हैं, लोगों को पसंद भी आती है, फिर खरीदते भी होंगे उसे? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह 1911 में सऊदी अरब में नुमाइश हुई थी माशाल्लाह। तो उसमें मैंने काम भेजा था, तो यहाँ पेंटिंग सेल भी हुई थी। ये बड़ा आज़ाद था मेरे लिए।
लेकिन मैं यहाँ पे ये समझता हूँ कि इनकी कदरों कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, और कभी भी कोई हुनर होता है उसे कीमत के साथ नहीं खरीदा जा सकता। इसके बावजूद भी हमारे यहाँ जो लोग इनको खरीदते हैं वो बहुत ही कम मुआवजा इसके एवज देते हैं। आप क्या कहेंगे? सर, ये जो लगाई जाती है ना कैलीग्राफी, कुरानी खताती, इसको एज ए बरकत घर में लगाया जाता है। तो कुछ लोग हैं बहुत शौक भी रखते हैं, वो अच्छे दाम भी खरीदते हैं। तो ये हर फन जो है ना, इसको रूजो जवाल तो हर दौर में आया है। बिल्कुल। तो कोई बात नहीं, चलता है काम साथ साथ, और चलता रहता है। कोई लोग होते हैं वो बहुत अच्छा मोहब्बत करते हैं इससे, तो मुंह मांगी कीमत भी देने को तैयार होते हैं, लेकिन काम उनकी पसंद का हो। तो इस हवाले से तो हिबा भी हमारे साथ मौजूद है, हिबा से भी गुफ्तगू करते हैं। हिबा जी जी, आप क्या कहेंगे? आपके काम को भी लोग सराहते होंगे, पसंद करते होंगे। सबसे पहले जब मेरे अंदर ये शौक पैदा हुआ था तो मैंने सोचा कि मुझे भी अपना टैलेंट लोगों को दिखाना चाहिए, और अब तो वैसे भी ये सोशल मीडिया का दौर है और लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म भी अगर सही यूज किया जाए उसका। तो सबसे पहले मैं आई वाज 13 इयर्स ओल्ड, तब मैंने फेसबुक पे पेज बनाया था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं इंस्टाग्राम पे आई, और इंस्टाग्राम पे फिर जो भी मैं चीजें बनाती हूँ, और फिर वो। अभी आपकी एज क्या है? मैम 18 इयर्स ओल्ड। 18 इयर्स ओल्ड। और इस आर्ट से वाबस्ता कितनी देर होगी आप? मुझे मैं 7 इयर्स की थी तब से मुझे शौक था, लेकिन तकरीबन आपको इसका मतलब है 11 से 12 साल इस आर्ट से वाबस्ता हो गए हैं। और सबसे पहले आपने किस तरह से पहचाना कि ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं बना सकती हूँ? आपके पेरेंट्स ने? हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, सिर्फ अपने आप को अपने अंदर ढूंढना होता है। तो मुझे पता चला कि मुझे इस चीज़ का बहुत शौक है। मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव थे, मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव थे, तो बस सपोर्ट की वजह से भी, एप्रिसिएशन की वजह से भी मेरा शौक मजीद बढ़ता चला गया। और फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट किया। रिसेंटली लोग मेरे से बाय करते हैं और कस्टमाइज वर्क भी करवाते हैं। जनाब, ये है हमारे सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज जो कि आज की यूथ कर रही है, कि आपका जो हुनर है उस हुनर को आप सोशल मीडिया के ऊपर डालें। वो आगे लोगों का काम होता है उसे पसंद करना, नापसंद करना, और अगर पसंद करते हैं तो उससे अच्छी अर्निंग भी की जा सकती है। और हिबा इसकी जीती जागती मिसाल भी हैं। इनकी आर्ट को सोशल मीडिया से खूब पजीराई मिलती है। एक तो होता है कि आप एग्जीबिशंस लगाते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे जाके, तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे 24 घंटे 7 डेज 24 घंटे आपकी जो है वो लगी रहती है एग्जीबिशन। जो चाहे आपको वहां पे आके देख सकता है, और आपका मनपसंद काम जो उसका मनपसंद होगा उसे परचेज भी कर सकता है, फिर आर्टिस्ट के साथ गुफ्तगू भी कर सकता है, कमेंट्स भी दे सकता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इंस्टाग्राम पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, और वहाँ पर फॉलोअर्स वगैरह जो हैं वो भी मेरे से, अगर उनको कुछ पूछना होता है या गाइड करना होता है उन्हें, तो वो मेरे से मंडाला की टेक्निक्स और वो टिप एंड ट्रिक्स वो मेरे से पूछते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग फिर सीखना भी चाहते होंगे ना आप जैसा आर्ट, ऐसे ही है। तो आपकी कोई फ्रेंड्स हों जो कहते हो हिबा बहुत खूबसूरत बनाते हो आप हमें भी सिखाओ, फिर आप उनको भी सिखाती हो, या घर में जो बच्चे मौजूद होते हैं उनको भी कुछ शौक होता है ना। अच्छा, एक और चीज मैं आपकी नोट कर रहा था, पिक्चर्स जब दिखा रहे थे आपने लफ्ज तो लिखे साथ साथ, लेकिन फिर बाद में उससे कोई ना कोई शक्ल जो है वो आपने बना दी। ये बहुत बड़ा आर्ट है, मतलब किस तरह से हैंडल करते हैं इसको आप? बस प्रैक्टिस की बात है, एक दफा प्रैक्टिस आ जाए, हाथ सेट हो जाए तो फ्लो के साथ हो जाता है। लेकिन फ्लो भी कुछ इस तरह का आपका होता है कि आप जब वो लफ्जों के साथ लिख रहे होते हैं, वो लिखने के साथ साथ बीच में स्पेस छोड़ते हैं, और उस स्पेस से भी एक नया नाम जो है वो, जैसे कलमा तैयबा और कुरान पाक के जो लफ्ज हैं उनके हवाले से आपने जो लिखा है वो बहुत खूब लिखा है। और अगर लिख रहे हैं लिखाई के साथ साथ आपने बीच में कुछ स्पेस छोड़ी है, तो उससे भी कोई ना कोई लफ्ज बन रहा है। जैसे अभी ये डॉल नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर, और दीगर मंडाला का वर्क जो है वो नजर आ रहा है। ये सीखा किस तरह से, आपने कहाँ से सीखा, आपकी इंस्पिरेशन कौन? मेरी इंस्पिरेशन, मुझे वैसे ही डूडल वर्क कहते हैं कि फ्री आप बैठे हैं और आप फ्लावर वगैरह या लीफ वगैरह बना रहे हैं। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे मंडाला का नहीं पता था कि इस काम को मंडाला कहते हैं या जेंटेंगल आर्ट या कुछ। जब मैंने सोशल मीडिया पे मैं आई, एक तो मेरी इंस्पिरेशन बहुत से दूसरे आर्टिस्ट भी हैं जो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे या दूसरे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं।
साथ साथ मैंने दूसरों के काम को देखा और फिर उसके बाद अपने से खुद प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करने के बाद छोटे छोटे डिज़ाइंस को मिला के उनको कंबाइन करके फिर एक बड़ा सा डिज़ाइन और फिर उसके बाद पूरा A3 A4 साइज का कैनवस या इस तरह स्केच बुक पर बनाना स्टार्ट किया। अच्छा, गुलजार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुलजार साहब, आपने इसकी तालीम कहाँ से हासिल की या खुद ही प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये हुनर जो है वो आ गया? सर मैंने ना असातिज़ा के साथ काफ़ी अरसा गुजारा है, तो ये असातिज़ा के साथ बैठने से ही हासिल होता है। जो लोग कहते हैं ना कि वैसे वो बहुत कम होता है, बहुत वक्त लगता है, तो असातिज़ा के साथ बैठने से बहुत जल्दी ये काम जो है ना वो आप सीख जाते हैं। सीख जाता है। और वो कहते हैं ना कि सोहबत अच्छी हो जी जी, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बिल्कुल इसके ऐसे ही लिए हुआ। आपने सोहबत अच्छी रखी। जी, मुझे काफ़ी असातिज़ा के साथ बैठने का इत्तेफाक हुआ और उनसे जिसके साथ भी बैठा उनसे भी कुछ ना कुछ सीखता रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये यहाँ तक पहुँचा हूँ। बिल्कुल, ये उस्ताजा की ही दुआ है बिल्कुल। और उनका ही सिखाया हुआ हुनर है जी। जिसकी वजह से आप यहाँ पे बैठे हैं। और आपसे भी वो कहते हैं ना कि बूटा लगा दिया जाता है फिर उससे बहुत सारे मुस्तफीद भी होते हैं। जी। तो आपसे भी अब बहुत सारे लोग मुस्तफीद इस हवाले से हो रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हिबा की तरफ चलते हैं। हिबा हमारे साथ मौजूद है। हिबा, सोशल मीडिया का यूज़ किस तरह से करती हैं? मैं ये चाहता हूं कि आप ब्रीफली इसे बताएं, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो नौजवान नस्ल है, उसको पता चल सके कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ जो है वो किस तरह से किया जा सकता है। देखिए, हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं या नेगेटिवली यूज़ कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप सही तरह यूज़ करें तो इंस्टाग्राम अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे ट्यूटोरियल्स भी देती हूँ साथ साथ स्टोरीज पे, तो लोग काफ़ी सीखते भी हैं और अगर उन्हें कुछ ना पता चले तो कमेंट सेक्शन में या कुछ इस तरह पूछते हैं। और हर इंसान में टैलेंट है, अपने अंदर टैलेंट को ढूंढें। अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी ना किसी मकसद के लिए बनाया है, तो अपने अंदर टैलेंट ढूंढें और 3-4 सिंपल सा एक तरीका है कि आप एक नोटबुक लें, उसके ऊपर अपने पैशन, जिस काम में आपको मज़ा आता है, शौक है, वो लें, 3-4 पॉइंट्स लिखें और उसमें फिर जिस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा महारत आप हासिल रखना चाहते हैं, आप उसमें अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें और फिर लोगों को भी अपना टैलेंट दिखाएं। सोशल मीडिया पर आकर पिक्चर्स खींचें अपने काम की और लगाएं, ताकि और भी लोग इंस्पायर हों आपसे और फिर वो भी अपना काम आगे शुरू कर सकें। अच्छा, शुरू पे ये होता है ना कि लाइक्स की और कमेंट्स की दौड़ में शामिल होने के लिए बड़ी तगदो करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी जितने भी ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं कि ये लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोअर्स कुछ भी नहीं है। अपने काम पे सिर्फ फोकस करें, क्योंकि आपका जो काम है ना, लोगों ने आपको सिर्फ आपके काम से पहचानना है। लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोअर्स कोई मैटर नहीं करता, बिल्कुल मैटर नहीं करते। और बाकी ये कि आप आगे आए, हर इंसान में टैलेंट है, अपना टैलेंट ढूंढें और लोगों को दिखाएं ताकि और लोग भी आपसे इंस्पायर हो सकें। देखें जी, हिबा एक 18 साल की लड़की है, लेकिन जिस तरह से मैच्योर गुफ्तगू कर रही हैं, मुझे यूं महसूस होता है जैसे आपकी उम्र 26-27 साल है, क्योंकि आप बहुत मैच्योर गुफ्तगू कर रही हैं। और हमारे साथ गुलजार अहमद भट्ट साहब भी मौजूद हैं और इस वक्त खताती के अंदर मसरूफ हैं। तो मैं चाहूँगा सर, खताती तो आप कर रहे हैं, साथ साथ हमारे साथ गुफ्तगू भी करें। आपके होने का फ़ायदा तो हम उठाएंगे ना भरपूर तरीके से। 40 साल आपको इस काम को करते हुए हो गए हैं और इस 40 साल के दौरान कभी आपने अपने से बेहतर आर्टिस्ट इस शहर में देखा है जो आपसे भी बेहतर काम करता हो? मतलब काम तो काम होता है, आपका काम तो यूं है, जैसे मैं देखता हूं कि मुझे यूं महसूस होता है आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, लेकिन आर्टिस्ट की बैठक हमेशा आर्टिस्ट के साथ ही होती है ना मोस्टली। और जब आप एग्जीबिशन लगाते हैं, बहुत सारे लोगों का काम वहां पे होता है, फिर आप उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं, उनको हौसला अफजाई भी उनकी करते हैं ताकि वो मजीद अच्छा काम करें। सर, हमारे शहर में राणा मोहम्मद लियाज साहब थे, वो वफात पा गए हैं। वो इंटरनेशनल आर्टिस्ट थे। अच्छा, तो उनके साथ काफी अरसा उनकी गुजारा बहुत है। दफा एग्जीबिशंस भी लगी हैं आर्ट्स काउंसिल में और दीगर जगहों पे, जी, और जी। लोगों ने बड़ा सराहा है उसे। जी, वो लैंडस्केप करते थे और ओल्ड
बिल्डिंग वगैरह बनाते थे, तो कैलीग्राफी तो कम करते थे। उसके बाद भोला जवेद साहब हैं हमारे फैसलाबाद के, उनके साथ काफ़ी अर्सा गुजारा है। सैफुल्ला नफीसी साहब हैं जो खत्तात हैं। और भी दीगर बहुत सारे हैं। हाँ जी। और अच्छा ये बताइएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आपके पास आते होंगे सीखने के लिए, कोई एक स्टूडेंट जिसमें बहुत हुनर देखा हो और आपने कहा हो कि ये आगे जाके बहुत नाम बनाएगा इस फील्ड में? सर वो हमारे ना गांव में रहते हैं, तो वो एडमन है, ऑफिसर हैं जीसी यूनिवर्सिटी में। अच्छा। वो अरसा दराज से ये ड्यूटी भी कर रहे हैं और इस आर्ट के साथ भी मुंसलिक हैं। तो मैं उससे बहुत मुतमिन हूँ कि उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से किया है, आगे लेके चलें इसे। जी। और खास तौर पे जैसे हिबा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं, आप भी कोई अपना काम सोशल मीडिया पे डालते हैं? सर मैं 3 साल से ना ये खताती है ना, इसका चैनल बनाया है, उसमें लोगों को अवेयरनेस पैदा कर रहा हूँ कि वो अगर वो नहीं आ सकते तो घर बैठे उसको देखें और उससे सीखें। और मैं हाजिर हूँ, अगर वो फोन पे मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं उनको गाइडलाइन दूंगा उनको। अच्छा, बाज़ मैंने ये भी देखा है कि फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर हिबा इस हवाले से बहुत सारी वीडियोस होती हैं। जैसे गुलजार साहब ने अभी ये पेंटिंग्स बनाई हैं, वो पेंटिंग तो बनेगी 10 घंटे के अंदर, बड़े स्लो बहुत कोई पेचीदा किस्म की पेंटिंग अगर होगी उसको फास्ट फॉरवर्ड करके बनाया जाता है और तेज से उसके व्यूज जब आते हैं वो तकरीबन आधे घंटे की या 20 मिनट की बनती है, उसके व्यूज जो होते हैं मिलियंस में व्यूज होते हैं। अब अंग्रेज जो होते हैं, वो आर्टिस्ट जो होते हैं वहां के, वो इस चीज को, अपने काम को, अपनी ऑडियंस को सोशल मीडिया ही समझते हैं। वो समझते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे ज्यादा ट्रेंड ये पाया जाता है कि जो काम आप कर रहे हैं लाइव ऑडियंस जो देख रही है आप उसी को समझते हैं अपनी ऑडियंस, लेकिन वहां पे आपको ऑडियंस पूरी दुनिया को बनाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो सोशल मीडिया का काम ज्यादा करते हैं। हिबा, आप इस बात से मुत्तफिक है? जी बिल्कुल। तो क्या कहेंगी आप इस हवाले से? आप भी कुछ इस तरह की वीडियोस बना रही हैं कि लाइव पेंटिंग्स कर रही हो और लोग देख रहे हो उसे? समटाइम्स मैं लाइव चली जाती हूँ। अभी मेरा वैसे ट्यूटोरियल्स वगैरह के लिए यूट्यूब बेस्ट है, लेकिन समटाइम्स मैं स्टोरीज पे ट्यूटोरियल साथ साथ डालती हूँ अगर मैं काम कर रही हूँ पेंटिंग, और अगर मेरे से कोई गलती भी हो जाती है तो मैं ये उन ऑडियंस को ये भी बताती हूँ, अपने फॉलोअर्स को, कि ऐसे ना करें, ये वाले पेंट्स मिक्स ना करें और ऐसे। और बाकी जहाँ तक बात है कि ट्यूटोरियल्स की, तो IGTV वगैरह पे मैं डाल देती हूँ और उससे ऑडियंस को काफ़ी फ़ायदा होता है। अच्छा, किस क्लास में अभी आप? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, FSC कर रही हूँ। FSC की फर्स्ट ईयर में? सेकंड ईयर। और सेकंड ईयर में जब पेपर्स वगैरह लिखती हैं आप, तो बड़ी, मतलब मैं मोस्टली ये ऑब्जर्व करता हूँ, हमारी क्लास में भी एक लड़की आर्टिस्ट थी, उसने जब पेपर हल करना होता था, उसके पास एक आर्ट होता था जनाब। वो आर्ट क्या होता था कि पेपर तो मैं वही लिखती थी जो हम लिखते थे, लेकिन बड़े वेल मैनर्ड तरीके में प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती थी और उसके एक्स्ट्रा मार्क्स हमेशा टीचर्स उसे देते होते थे। तो ये एक बहुत अच्छी आर्ट है अगर आप पेपर जो है अपना अच्छे तरीके से करें। तो जनाब, आज का सवाल करते हैं आपके साथ कि फैसलाबाद के घंटाघर के कोई से 3 बाजारों का नाम बताएं। फैसलाबाद के घंटाघर के कोई से 3 बाजारों का नाम बताएं और पाएं बुलेवार्ड की तरफ से बहुत सारे वॉचर्स जिससे आप शॉपिंग कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, चाय जो है वो पी सकते हैं वहां पे जाके। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट करना है इसके जवाब का, और ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट करने वाले 5 खुश नसीब जो होंगे उन्हें बुलेवार्ड की तरफ से वॉचर्स फराम किए जाएंगे। तो जनाब, ये आज का सवाल है और उम्मीद करते हैं आप जल्द से जल्द इसका जवाब देंगे। तो इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। हिबा, क्या कहेंगी आप, स्कोप एक आर्टिस्ट का हमारे यहाँ कम नजर आता है लेकिन दूसरे मुल्कों में उसको बड़ी पजीराई मिलती है, हमारे यहाँ आर्टिस्ट का स्कोप क्या है, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, मैं खुद इस बात को बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि जो आर्टिस्ट का स्कोप है पाकिस्तान में बिल्कुल भी इतना नहीं है जितना बाहर के मुल्कों में इंटरनेशनल लेवल पर आर्टिस्ट को सपोर्ट किया जाता है। इवन कि अगर एक स्टूडेंट भी
आफ्टर इंटरमीडिएट अगर जाना चाहता है, आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो उसके पेरेंट्स सबसे पहले सोसाइटी को देख के सबसे पहले मना करते हैं कि आर्टिस्ट का स्कोप नहीं है, आर्ट्स में जाके कोई आर्ट्स का कोई स्कोप नहीं है, कैसे कमाओगे और सब कुछ। तो मैं इस हवाले से ये कहना चाहती हूँ कि हर उस चीज़ का स्कोप है जिसमें आप अपना 100% दे सकते हैं। स्कोप आपने खुद बनाना होता है, इसलिए कि आप पे डिपेंड करता है। अगर आप 100% अपना दे सकते हैं, पूरा हार्डवर्क कर सकते हैं, तो उस चीज़ में आप माहिर हैं और आप ने बना लिया उसका स्कोप। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और हमारे साथ गुलजार साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जनाब, आप क्या कहेंगे? 40 साल से इस पेशे से वाबस्ता हैं और एक बड़ा ही मुनफरद पेशा है जिससे आप वाबस्ता हैं, और ये एक खुदा का तोहफा होता है इंसान को। जिस तरह आवाज़ बेहतर होना या उसके अंदर जो हुनर होता है, तो वो खुदा जो है अल्लाह ताला उसको ख़ास तौर पे वो सलाहियत बख्शता है, तो होता है कि वरना हर इंसान जो अच्छा गाना चाहता, अच्छा सिंगर होता, जो अच्छा लिखना चाहता, अच्छा खिताब होता, लेकिन ये खूबियाँ किसी किसी में होती हैं। तो कभी आपको महसूस हुआ कि अगर इस पेशे की जगह मैं फलां पेशा चूज़ कर लेता तो उसमें ज़्यादा अर्निंग थी? कभी इस तरह महसूस हुआ? सर, ये मुझे तो यही लगा कि मैं पैदा ही इसी काम के लिए हुआ था। इसके बाद मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं कोई और करता तो अच्छा होता। मैं तो कहता हूँ कि यही है जो मैं कर रहा हूँ ना, मालिक ने मुझे इसीलिए भेजा है, तो इसकी खुद कर रहा हूँ और दूसरों को भी इसके लिए आमादा करता हूँ कि यही करें। और अच्छा, बाज़ ऐसे होता है ना कि जो आपका मशगला होता है, आप उसी को अपना जरिया मुआश बना लें, चाहे वो कम भी हो, पैसे कम भी कमाता हो, बंदा खुश रहता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून है कि जो भी है इससे ही वो बसता है। जो शौक है वो भी यही है, जो काम है वो भी यही है, इससे मैं मुतमिन हूँ। अच्छा, यूट्यूब पे जो आप अपना काम डाल रहे हैं उसका रिस्पांस कैसा आ रहा है? कोई अर्निंग स्टार्ट हुई है उससे आप? नहीं सर, वो अभी नहीं, वो तो अभी स्टार्टिंग हुई है। तो उम्मीद है कि वो काफ़ी लोग जो है ना उसको देखते हैं और व्हाट्सएप भेजते हैं, वो उसको लाइक करते हैं। तो क्योंकि ये काम दूसरी जगह पे जाके किया जाता है, वो बच्चियां नहीं जा सकती, बच्चे तो कहीं भी जा सकते हैं, तो इसलिए वो घर बैठ के ही उससे ना फ़ायदा लेते हैं और उससे काम सीख लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है कि मालिक ने ये काम मुझसे लिया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हिबा, आप तो सोशल मीडिया भी आपके जरिया मुआश का और इनकम जनरेट करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है, आप इसको किस तरह से लेती हैं? मुझे इससे मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ और इंस्टाग्राम पे मोनेटाइजेशन नहीं होती, लेकिन इंस्टाग्राम पे ये है कि जब मैं अपनी चीज़ें पोस्ट करती हूँ तो खरीदार आ जाते हैं वहाँ पे। और लोग जो हैं फिर पूछते हैं कि ये सेल के लिए है या नहीं है, तो फिर इस तरह मैं वहाँ से फिर अर्न कर सकती हूँ। या फिर कस्टमाइज वर्क भी लोग करवाते हैं कि पिक्चर दिखा दी कि ऐसा काम हमें चाहिए तो ऐसे हमें कर दें, तो इस तरह भी। अच्छा, वैसे आप तो अभी स्टार्टिंग फेज में हैं और पेरेंट्स की तरफ से कोई दबाव आता है कि इस काम को छोड़ के पढ़ाई की तरफ भी तवज्जो दो? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है वो ये इतनी है कि मैं बैलेंस रखती हूँ, पढ़ाई पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और एक लायक बच्ची है जनाब। पढ़ाई पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, और बाकी जो मेरा फ्री टाइम होता है उसको मैं एज अ हॉबी अपना पैशन के तौर पे फिर मैं अपना रुझान की बुनियाद पे कितना टाइम आप इसे देते हैं, इस हॉबी को अपनी को? इस हॉबी को वैसे तो टाइम नहीं मिलता आजकल, लेकिन वीकेंड्स पे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वीकेंड पे जो है मैं टाइम निकालूँ। मोस्टली फ्राइडे को ज़रा कॉलेज वगैरह से काम कम होता है, तो फिर शाम को और इस तरह ब्रेक्स ले लेके काम करती हूँ कि वीक में इतना करना है, फिर इतना करना है, फिर एक प्रोजेक्ट आर्ट वर्क कंप्लीट होता है। अब तक कितनी पेंटिंग्स आपने बना ली? अब तक मैंने कोई 30-35 कुछ इतनी तो होंगी काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, और इनमें से जब लोग पूछते हैं कि ये सेल के लिए भी अवेलेबल है, तो आप वही पेंटिंग सेल कर देती हैं या उनके लिए नहीं बनाती? नहीं, मैं नहीं बनाती हूँ, वो वाली सेल नहीं की जाती मेरे से जो मैंने खुद पहले बनाई होती है, तो मैं उसी तरह वो एक मॉडल भी होता है ना, और उस मॉडल को आप सजा के रखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब एग्जीबिशन वगैरह होती है मुझे उसमें पार्ट लेना होता है, तो फिर नए रेडी टू डिस्प्ले आपको चीजें चाहिए होती है, वो आपके पास पे मौजूद होती है। एक पेंटिंग को बनाने के लिए कितना वक्त दरकार होता है? हैंडीक्राफ्ट तो जल्दी फिर भी हो जाते हैं,
लेकिन कैलीग्राफी को टाइम लगता है और मंडाला में बहुत पेशेंस चाहिए होता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्क होता है। तो पेंट्स किस तरह के यूज करते हैं आप? पेंट्स में मोस्टली एक्रेलिक्स यूज करती हूँ। एक्रेलिक्स, लेकिन वाटर पेंट्स तो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। उसके साथ जब आप आर्ट परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे हमारे जीसी यूनिवर्सिटी वुमेन कैंपस में भी बहुत सारी बच्चियां मौजूद हैं। इसके अलावा फिटअप खास तौर पे जहाँ पे फैशन और आर्ट्स के हवाले से क्लासेस दी जाती हैं, वहाँ के बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं और इस आर्ट को बड़ा सीरियसली लेते हैं। और उनका ये कहना होता है कि आपकी जो आर्ट्स परफॉर्म करते हैं आप किसी पेज के ऊपर, वो आर्ट्स के साथ साथ आपकी फीलिंग्स भी होती हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को इन पेंटिंग के जरिए जो है वो लोगों को किस तरह से बनाते हैं। तो आप अपनी फीलिंग्स को किस तरह से शेयर करते हैं? आर्ट्स जो है बेसिकली मैं तो ये समझती हूँ कि आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं आर्ट्स के थ्रू। इवन कि मेरी कोशिश होती है कि मैं सोशल इश्यूज पे भी अपने आर्ट के थ्रू बात करूँ। लाइक मैंने 2-3 पे की भी थी। मेंटल इलनेस, आजकल जो है मेंटल इलनेस पर इतना फोकस नहीं किया जाता, जबकि मेंटल हेल्थ हमारी फिजिकल हेल्थ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरी ये भी कोशिश थी कि मैं अपने आर्ट्स के थ्रू मेंटल हेल्थ के बारे में बात करूं। फिर स्टडी प्रेशर का भी काफ़ी ज़्यादा होता है एक स्टूडेंट पे, तो मैंने उस पर भी अपने आर्ट के थ्रू बात की, एक्सप्रेस करने की कोशिश की अपनी फीलिंग्स। और रेसिज्म जो स्किन कलर की बेस पे होता है उस पर भी। और आर्ट्स जो है बेसिकली हम अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के थ्रू भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। और इस तरह अच्छा, टीचर्स तो बड़ा सराहते होंगे ना जब आप पेपर शेपर हल करती होंगी कि हिबा की राइटिंग बच्चों को फिर दिखाती भी होंगी कि ये देखें हिबा की तरह आप पेपर को सॉल्व किया करें, एक वेल मैनर्स के साथ जो है वो प्रेजेंट किया करें, चीज को लिखा करें। तो इस तरह भी होता है क्लास? जी बिल्कुल होता है, लेकिन मेरी उर्दू की राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इंग्लिश की कैलीग्राफी वगैरह तो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। इसलिए आज से मैं अपने 3 टीचर्स का नाम भी लेना चाहूँगी कि मेरे फिजिक्स के टीचर हैं एक सर सुफियान, और मेरी मैथ्स के टीचर होते थे सर हसीब, और मैम नाजिया उर्दू की टीचर। इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। लाइक मुझे इतना मोटिवेट किया था कि आपको एग्जीबिशन में जाना चाहिए, आपको पार्ट लेना चाहिए। और मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं, और फिर मेरी फ्रेंड्स। जनाब, ये है वो करियर काउंसलिंग जो आज करके उस्ताजा के अंदर कम नजर आती है। उस्ताजा खास तौर पे ये देखते हैं कि बच्चे ने सबक याद किया है या नहीं किया, लेकिन इस चीज को नहीं देखते कि उस सबक से हटके भी उस बच्चे के अंदर कौन सी ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जिनको निखारने के बाद वो मुल्क पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर सकता है। वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी हो सकती है, वो शायरी की भी हो सकती है, राइटिंग की भी हो सकती है, स्पोर्ट्स की भी हो सकती है, क्रिकेट की भी हो सकती है, बैडमिंटन की भी हो सकती है। टीचर्स अगर करियर काउंसलिंग बच्चे की अच्छी करें तो उससे आप एक बेहतरीन आर्टिस्ट जन्म दे सकते हैं अपने माशरे के अंदर, जो कि मुल्क पाकिस्तान का दुनिया भर के अंदर नाम जो है वो रोशन कर सकते हैं। और मुझे ये सुन के आपकी बात बहुत खुशी हुई कि आपके टीचर्स ने आपके इस आर्ट को पहचाना और आपको मोटिवेट किया कि इसको लेके आगे चलें। वरना मोस्टली, मैं सब नहीं, ज्यादातर टीचर्स की बात करता हूं कि उनको इस चीज से गर्ज होती है कि बच्चा कितना पढ़ रहा है और इसने कितना पढ़ लिया है, सिलेबस अपना कितना कवर कर लिया है, कितना कवर नहीं किया। वो ड्यूटीज, उनकी भी मजबूरी होती है, वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा इंटेंशन जो है किसी बच्चे पे देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जी बिल्कुल ऐसी है। आगे जो दौर आ रहा है उसमें स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। और स्किल्स मैटर करने के साथ साथ ये भी मैटर करता है कि आप कितने वेल क्वालिफाइड हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी देखा जाता है ना कि स्किल्स तो हैं ही हैं, बच्चे के पास डिग्री भी हो, कल को स्किल्स काम ना आए तो बाद में जो है वो बच्चा पढ़ाई अपनी डिग्री को लेके जो है वो काम कर सके। आप पे भी प्रेशर है कुछ इस तरह का? प्रेशर घर नहीं, क्योंकि मैं पहले अपना काम करती हूँ, स्टडी वगैरह सारे असाइनमेंट्स वगैरह वो करके, तो फिर उसके बाद मैं अपनी इस हॉबी को टाइम देती हूँ, क्योंकि स्टडी पे तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो इस लिहाज से फिर मुझे टीचर्स की वजह से भी कभी नहीं कोई कंप्लेन का सामना करना पड़ा, और ना ही घर वालों की तरफ से। बिल्कुल। गुलजार साहब भी हमारे साथ मौजूद है। गुलजार साहब, उस दौर में जब आपने ये काम स्टार्ट किया तो आपको कहा जाता था कोई घर की तरफ से मुश्किलात पेश आई? जी सर, मैं गांव में मेरी रिहाइश है, तो मैंने मुतालबा किया और मुझे साथीज़ा मिले। उन्होंने कहा ये आप काम सीख लें, तो घर वाले कहने लगे नहीं ये काम नहीं सीखना, छोड़ें, ये को क्या काम है। मैंने कहा नहीं, ये मुझे थोड़ा सा शौक है, तो साथीज़ा भी कह रहे हैं कि ये काम सीख लो। तो उन्होंने कहा आपको सिर्फ 1 साल देंगे। मैंने कहा ये ठीक है। मैंने 1 साल में ना वो काफ़ी कोशिश की, तो घर वालों को मुतमिन किया कि मैं ये और को 2 साल लगाऊं ना तो काम कर सकता हूं।
उन्होंने कहा चलो ठीक है। मैंने 4 साल असातिज़ा के नज़दीक गनी एजाज साहब थे, वो मेरे गांव के रहने वाले उस्ताद थे, तो उनके साथ लगाए और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद ये तो सिलसिला चलता ही रहता है, ख़त्म तो होता नहीं। तो आज तक भी सीख रहा हूँ, तो कोशिश है जो सीखें वो दूसरों तक भी पहुँचाता रहूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचा। अच्छा, आपके वालिदैन ने तो किसी हद तक का आपको फिर सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद बंदे की जब शादी हो जाती है तो बाज़ बात बीवी की तरफ से भी आता है ना कि आप फला नहीं फला काम करें, घर को चलाने के लिए जितनी इनकम चाहिए वो यहाँ से आ सकती है। तो हमारा मुआशरा कुछ ऐसा है ना। जी जी, तो गांव में इतनी नहीं होती जी, वो कहते हैं काम करो, थोड़ा करो, करो सही। तो वो घर का जो है ना चूल्हा जो वो जलता ही रहता था, तो उन्होंने कभी नहीं, वो बल्कि मुतमिन है कि ये काम जो किया है ये ठीक है। और बिल्कुल मुतमिन होना भी चाहिए, क्योंकि जैसा काम आपने किया है मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा कर सकता है। और जिस तरह से आर्ट एग्जीबिशन जो आर्ट्स काउंसिल के अंदर लगाई गई थी, उलमाए कराम आए थे उसमें, आम शहरी आए थे, उन्होंने जिस तरह से आपके काम को सराहा, वो बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चे आपके काम को पसंद करते हैं, बाज़ बात होता है ना बच्चे देख के बड़ा खुश होते हैं और उनकी भी कोशिश होती है कुछ ऐसा लिखने के लिए वो करें। मेरी 5 बच्चियां हैं, 1 बच्चा है, उनमें 3 बच्चियां ना जो वो कैलीग्राफी करती हैं। अच्छा, यानी आपके बच्चे भी शौक रखते हैं कैलीग्राफी का। वो घर में जो हो रहा होता है ना बच्चों पे असर तो होता है ना, तो शौक भी होता है कि ये करेंगे तो अच्छा काम है लोगों में। देखो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि कुरानी खताती, माशाअल्लाह, तो जिसको हर कोई देखकर खुश होता है कि आपने कुरान लिखा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे करते हैं, मुझे भी खुशी होती है, बल्कि वो हिस्सा भी लेते हैं हर साल कुरानी खताती के नमाइश में, बस सिलसिले में। बिल्कुल जी, और हम दुआ करते हैं कि वो भी अपने शहर का, अपनी फैमिली का उसी तरह नाम रोशन करें जैसे आप कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया गुलजार साहब आज के शो में आने के लिए। हिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। तो इसी के साथ नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। बेहतरीन हो तो उसके लिए आपको प्राइम हेल्थ क्लब जिना कॉलोनी जाना पड़ेगा। तो हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज हमारी शेफ किंजा हमें क्या बना के खिला रही है। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बना रहे हैं किंजा आज हम? आप गेस करें क्या बना रहे हैं? आज मीट लोफ्स हैं, हो सकता है स्टेक्स बना रहे हो हम। नहीं सर, आज हमारे पास बर्गर्स भी हैं। बर्गर्स भी हैं, तो मेरा ख्याल है ये तो कट्स फिर जिंगर के लिए यूज होते हैं। जी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है फिर जिंगर बर्गर आज हम बना रहे हैं, क्योंकि मैदा शैदा पड़ा है ना, तो इसके जो पहले फिलाज हैं उसमें डिप किए जाते हैं और उसको उसके बाद फ्राई किया जाता है, और मेरा ख्याल है आज जिंगर ही फिर इसका मतलब बना रहे हैं आप। जी सर, आप बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा चलें जनाब, मैं चाहता हूँ जिंगर बर्गर की रेसिपी आप फिर बताती चले हमारी ऑडियंस को, ताकि पता चल सके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम यूज कर रहे हैं इसमें। अच्छा, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ बुलेवार्ड मॉल का। हमारे 4 आउटलेट्स वहाँ पे रन कर रहे हैं, होम बेकरी, चाइना किचन, पंजाबी ढाबा, और ग्राउंड फ्लोर पे हमारा चाय नाश्ता है। तो ये हमारी जो रेसिपी है वो होम बेकरी की है। स्पेशल इनके क्रिस्पी बर्गर हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि इसको थोड़ा सा जिंगर में टच क्रंची कर दिया है ना, क्रंची कर दिया, तो जिंगर बन जाएगा ये क्रंची करने की वजह से। तो मेरा ख्याल है अब रेसिपी को स्टार्ट करें कि हम रेसिपी ऑडियंस को बताएं कि क्या क्या तैयार करने जा रहे हैं, उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। सबसे पहले इसके 2 स्टेप्स हैं, 2 तरह की मैरिनेशंस होती हैं। जो मैं अभी कर रही हूँ वो थोड़ी अलग है, जो आप घर पे करके रखेंगे वो थोड़ी अलग है। लेकिन ये भी यहाँ पे अलग है कि ये जो फिलाज तैयार किए गए, मैं ये यहाँ पे लाजमी दिखाना चाहूंगा कि आप जब बाजार से लेके आए ये चेस्ट के पीस हैं, और चेस्ट के पीसेस के ये फिलाज खास तौर पे बनेंगे। मोस्टली लोगों को पता ही नहीं चलता कि बनाने किस चीज़ के, वो जाके चिकन वाले से चिकन उठा लाते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट मीट लोफ्स अगर आप यूज़ नहीं करते तो उस तरह से जिंगर बर्गर नहीं बन पाएगा। तो आप जो मैरिनेशन का मेथड है वो बता रही थी। अच्छा, जो हम लोग जो लेट यानी कि पूरी ओवरनाइट रखना होता है, उसमें हमने, अभी मैं वो वाला नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ वर्बली बता रही हूँ। उसमें ठंडा पानी आपने लेना है, उसमें गार्लिक वाटर कैसे बनाएंगे, गार्लिक क्लोव्स लेने हैं, उसमें थोड़ा ग्राइंडर में पानी डाल के उसको ग्राइंड कर लेना है, तो आपका गार्लिक वाटर बन जाएगा। उसको आपने पानी में डालना है, थोड़ा सा विनेगर डालना है, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस, 1 टेबलस्पून काली मिर्चें और सफेद मिर्चें, इनको डाल के पानी में डिप करके चिकन को ओवरनाइट रख देना है, ये बेस्ट है। लेकिन अभी जो मैं बना रही हूँ, मेरे पास थोड़ा टाइम कम होता है, तो इसलिए मैं मैरिनेशन जो मैंने पानी में डाली थी वो मैं सारी उस पर डायरेक्ट लगाऊंगी। तो मेरा ख्याल है स्टार्ट करें फिर हम। मैरिनेशन के लिए मीट लोफ्स जो हैं वो बाउल में डाल दिए गए हैं,
और इसके बाद इसको मैरिनेट अब किया जाएगा। मैरिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी? मैरिनेशन के लिए मैं इसमें डालूंगी सबसे पहले ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर कितना यूज़ करेंगे हम? 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर। मेरे पास रेड चिली पाउडर है, ठीक है, इसमें 1 टीस्पून मैं वो डालूंगी। थोड़ा सा गार्लिक पाउडर है, इसमें मैं क्योंकि मैरिनेशन कर रही हूँ तो इसमें मैं पाउडर यूज करूंगी। अगर हम लोग उसमें वाटर वाले में डालेंगे तो उसमें हम लोग गार्लिक फ्रेश डालेंगे, फ्रेश कट करके डालेंगे। इसमें मैं गार्लिक पाउडर डालूंगी, ठीक है, 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड कर दिया गया। और अब सॉल्ट डालूंगी टू टेस्ट। थोड़ा सा सोया सॉस डालूंगी, 1 टीस्पून के करीब सोया सॉस इसमें मैंने डाल दिया। और थोड़ा सा विनेगर डालूंगी। लेमन जूस का यूज नहीं होता इसमें? नहीं, इसमें मैं विनेगर डाल रही हूँ ना, इस वजह से उसमें यूज नहीं होगा। ठीक है, इसको मैरिनेट अच्छा, ये रेसिपी स्टैंडर्ड है कि जहाँ पे विनेगर यूज होगा लेमन जूस यूज नहीं होगा? जी सर, क्योंकि दोनों अल्टरनेट, अगर लेमन नहीं है तो विनेगर यूज कर सकते हैं, विनेगर नहीं है तो लेमन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे अब इसको मैरिनेट करने के लिए मैं रख दूंगी मैरिनेट करके। अच्छा, जिसकी कोटिंग होगी उसके लिए मेरे पास फ्लावर है, तकरीबन 2 कप फ्लावर है मेरे पास, 1/2 कप मेरे पास कॉर्नफ्लावर है। इसकी जो कोटिंग होगी उसमें भी फ्लेवर होता है, तो उसके लिए मेन हमारे पास, अभी मेरे पास चिकन पाउडर नहीं है, मैं इसमें डालूंगी चिकन पाउडर डालूंगी, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर डालूंगी, ब्लैक पेपर डालूंगी 1 टीस्पून, व्हाइट पेपर 1/2 टीस्पून डालूंगी, रेड चिली पाउडर डालूंगी 1 टेबलस्पून और गार्लिक पाउडर डालूंगी 1/2 टीस्पून और थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी और इसको मिक्स करूंगी। अच्छा, इसमें हम लोग एग की कोटिंग नहीं करते हैं, इसमें हमें चाहिए होता है ठंडा पानी, चिल्ड वाटर हमें लेना है। वो जब मैं आपको करूंगी तो मैं स्टेप वाइज आपको दिखाती रहूंगी, साथ में जब मैं इसकी इसके फ्लेक्स बनाऊंगी तो वो मैं फिर आपको साथ साथ ये नहीं भूलना चाहिए, जब भी जिंगर बर्गर तैयार किया जाता है फ्राइज मस्ट उसको साथ लाजमी सर्व करनी होती है। तो यहाँ पे फ्रोजन फ्राइज हमारे पास जो है वो पड़ी हैं, तो इसको भी हम रेडी करेंगे। उसके लिए ये बताइएगा, इसे फ्राई किस में किया जाएगा, गोल्डन कुकिंग ऑयल में या गोल्डन घी में? गोल्डन कुकिंग ऑयल में मैं फ्राई करूंगी। जनाब, गोल्डन कुकिंग ऑयल में इसे फ्राई किया जाएगा। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का कहना है कि इसे कुदरती अज्जा के और हफ्जाने सेहत के असूलों के मुताबिक डबल ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर डबल रिफाइंड तरीके से तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि आपके खानों की लज्जत को भरपूर बनाया जाए। यही नहीं, इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी है, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई इसके अंदर मौजूद है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों की लज्जत को दोबारा किया जाए तो उसके लिए आपको बाजार में जाके सबसे पहले फरमाइश करनी होगी गोल्डन कुकिंग ऑयल की। तो मैं चाहता हूं रेसिपी को स्टार्ट किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज आपको बताते चलें कि यहाँ पे हम जो बन्स यूज कर रहे हैं ये फ्रेश होम बेकरी के बना के आए। और जैसा कि आप देख सकते हैं इनका टेक्सचर भी आम बंस से बिल्कुल डिफरेंट है। और इसके ऊपर ऑर्गेनो लगाया गया है? नहीं सर, इसके ऊपर एक तरह का वो नाम लेते हैं, ड्राई फॉर्म में होता है, पाउडर टाइप होता है, वो इसके ऊपर डलता है। कोई पेपर टाइप होगा, थोड़ा सा चीज जो टेस्ट को एनहांस करने के लिए आप खास तौर पे यूज करते हैं। अच्छा, जिंगर के अंदर ये जो ब्रोकली है, क्या ये चीज? ये लेटस लीफ, सैलेड लीफ, लेटस लीव्स हैं, इनको इस्तेमाल किया जाएगा। और गार्लिक में सॉस बनाऊंगी, गार्लिक सॉस मैं उसकी भी थोड़ी सी आपको बता दूं। गार्लिक सॉस बनाऊंगी, मेयोनीज है मेरे पास 1 कप है, गार्लिक में 2 से 3 क्लोव्स लूंगी, उसको अच्छे से चॉप कर लूंगी, उसको मैं मेयोनीज में डालूंगी। 1/2 टीस्पून मेरे पास सोया सॉस है, वो डालूंगी, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा व्हाइट पेपर डाल के, सॉल्ट डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। आपकी गार्लिक मायो सॉस रेडी, गार्लिक मायो सॉस बन जाएगी। और जब भी जिंगर बर्गर आपके पास होता है, यहाँ तो केचप, चिली सॉस और मायो गार्लिक आपके पास अगर नहीं है तो बर्गर खाने को मन इसलिए नहीं करता क्योंकि ये पहले ही बहुत ड्राई होता है, तो इसलिए आपको कोई ना कोई सॉस साथ चाहिए होती है जो कि इसके टेस्ट को एनहांस करती है, देन इसकी लज्जत में इजाफा होता चला जाता है। तो इसकी मैरिनेशन जो है स्टार्ट कर दी गई है। मैरिनेशन के बाद अब इसे फ्राई किया जाएगा और फ्राई करने से पहले इसको जो कोटिंग करी जाएगी, फ्लोर है यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, उसमें इसको भी मैरिनेट किया जाएगा ताकि खास किस्म के लॉस जो है वो तैयार हो मीट के। तो जनाब, मैं चाहता हूँ आप इसे रेडी करें, उतनी देर हमारे जो आज के गेस्ट हैं मैं उनके पास चलता हूं। आज हमारे साथ, क्योंकि जुमातुल मुबारक है और जुमातुल मुबारक के मुबारक दिन का आगाज भी हम मुबारक तरीके से ही कर रहे हैं, और आज हमारे साथ खास तौर पे जो हमारे गेस्ट मौजूद है पीर ज़िया हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ आसिमा फैसल हमारे साथ मौजूद होंगी जो कि नाथवा हैं, आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो पहले मैं चाहूंगा पीर साहब आपकी तरफ चलें। आज जो टॉपिक हमने चूज किया है
वो बहुत ही अहम मसला है। हमारा मुआशरा आखिर है क्या, इसमें किस तरह से चला जाए और किस तरह से बुराई की जड़ों को ख़त्म किया जाए। और बहुत सारे लोगों को ये भी इल्म नहीं है कि वो बुराई की जड़ें हैं क्या। मतलब ये अक्सर कहा जाता है कि बुराई को ख़त्म करना है तो बुराई को जड़ से उखाड़ा जाए। वो जड़ कहाँ पे पेवस्त है, वो किस ज़मीन में पेवस्त है, उसको किस तरह से निकालना चाहिए और कौन कौन सी जड़ें हैं जो किस किस जगह पे जो है वो पेवस्त हो चुकी हैं, और हमें अपने आप को पाक करने के लिए उन बुराइयों से क्या करना चाहिए, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक अला। मुआशरा तश्कील पाता है इंसानों से। इंसान मिल के ख़ानदान बनाते हैं, ख़ानदान मिलकर इस मुआशरे को तश्कील देते हैं। हर फर्द इस मुआशरा का हिस्सा होता है और अपनी अहमियत के एतबार से आज का जो टॉपिक है कि इस्लामी मुआशरा में रहते हुए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुआशरे में बिगाड़ पैदा करती हैं और उनमें किस तरह से हम दुरुस्तगी ला सकते हैं। तो मुआशरा क्योंकि हर फर्द इसका हिस्सा होता है तो यकीनी तौर पर हर फर्द इसमें अपना अपना किरदार अदा करता है। जिस तरह हज़रत इकबाल ने कहा था, हर फर्द है मिल्लत की किस्मत का सितारा, के जो भी अफराद हैं वो अपनी तई अपने तमाम तर पहलुओं के एतबार से वो बेहतरीन किरदार अदा करते हैं तो फिर कहीं जाकर एक किरण रोशन होती है और एक खूबसूरत मुआशरा तश्कील पाता है। हमारे इस मुआशरे के बहुत सारे पहलू हैं जिनको हम अपने मुख्तलिफ मौज़ूआत में डिस्कस करते भी रहते हैं और करते भी रहेंगे। आज हम जिस चीज़ को बयान करना चाह रहे हैं वो ये है कि हमारा वक़्त कितना कीमती है, किसी भी इंसान के वक़्त की कितनी अहमियत है। अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान के वक़्त को कितना अहम तरीन बनाया है कि दीन मतीन हमें ये इरशाद फरमाता है कि तुम अपने वक़्त को ज़ाया तुम मत करो। किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम के हुस्न की बात की, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आप इसको रिवायत करने वाले हैं, आप फरमाते हैं कि रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम का हुस्न ये है कि तुम ला यानी चीज़ों को तर्क कर दो, यानी ऐसी चीज़ जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, अगर आप उसमें अपने वक़्त को सर्फ कर रहे हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, आप वहाँ पे अपने वक़्त को ज़ाया कर रहे हैं। मतलब हम बैठे थे जी, बस वैसे ही बैठे हैं। क्या मालूम नहीं है कि एक मोमिन की ज़िंदगी के वो लम्हात जो आप इस तरह से गुजार रहे हैं कि जी वैसे ही बैठे हैं, क्यों वैसे बैठे हैं। इस्लाम हमें शब व रोज़ का एक शेड्यूल देता है जिसमें इंसान की इबादत भी हैं, जिसमें इंसान रिज़्क भी कमाता है, जिसमें इंसान अपने नफ्स को वक़्त भी देता है, हकूक़ नफ्स भी अदा करता है, हकूक़ुल इबाद यानी अहले खाना को भी वक़्त देता है। तो ये वक़्त ही के साथ तय पाता है। नमाजें अपने वक़्त पर हैं, आप रिज़्क कमाने के लिए निकलते हैं तो उतने ही वक़्त के लिए हुक्म फरमाया गया है जितनी आपके अंदर सकत है। तो आपने कुछ वक़्त अपने वजूद को देना है, कुछ वक़्त अपने रिश्तेदार अजीज़ों को देना है, कुछ वक़्त आपने इबादत को देना है। तो आप क्या ख्याल करते हैं कि वो वक़्त जो आप वैसे ही स्पेंड कर रहे हैं तो आप क़यामत के दिन उसके जवाबदेह नहीं हैं? जवाबदेह हैं ऐसा वक़्त जो आप ज़ाया कर रहे हैं। बल्कि हदीस तय्यबा में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे 2 दिन एक जैसे हैं तो तुम खसारे में हो। यानी मोमिन का हर आने वाला दिन जो है वो पहले से बेहतर होता है। वो अपने वक़्त को पहले से ज़्यादा जद्दोजहद में गुजारता है, कोशिश में गुजारता है, वो स्ट्रगल करता है। तो हम अपने मुआशरे के अंदर देख रहे हैं कि हमारा नौजवान, हमारी ये जनरेशन जो मुस्तकबिल बन रही है, ये अपने वक़्त की अहमियत को खो रही है। वगरना दौरे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक बल्कि तारीख़ इंसानी में हर नबी ने अभी तक हमारे पास जितनी भी डिवाइन बुक्स आई हैं और जितने भी अल्लाह ताला की तरफ से कलेमात आए हैं, जो भी पैगाम आया है, जो वही आई है, उसके अंदर इस अहमियत को उजागर किया गया है कि तुम्हारे थोड़े थोड़े वक़्त पर अल्लाह ताला कितना ज़्यादा तुम्हें अजर अता फरमाता है। अगर तुम उस वक़्त को ज़ाया करोगे तो फिर गोया तुम नुकसान में इस एतबार से जा रहे हो कि एक तो
तुमने उस वक़्त को ज़ाया कर दिया, दूसरा उससे जो इनाम हासिल हो सकता था उससे तुम महरूम हो गए। तो हमारे इस वक़्त के ज़ाया होने के भी कई असबाब हैं। और यही तभी कहा जाता है ना, उस सोहबत में बैठना चाहिए जिससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिले। तो सीखने के लिए इल्म चाहिए होता है, और इल्म के लिए इस्लाम ने यही कहा है कि इल्म हासिल करो, चाहे जितना भी तुम्हें दूर जाना पड़े, चीन जाना पड़े। तो इल्म के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, हमारे मुआशरे की बुराइयों के हवाले से भी और उनकी जड़ों के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत खूब आसमा, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने नाज शरीफ जो है वो पढ़ी। तो ज़िया हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। ज़िया साहब, क्या कहेंगे, मोबाइल को ये कहा जाता है कि ये आजकल की बुराइयों की जड़ बन चुकी है, आप मुत्तफिक हैं इस बात से? जी, इसका एक पहलू तो ये है कि मोबाइल हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम तरीन तब्दीलियाँ लाया है, जो मुस्बत भी हैं और नेगेटिव भी हैं। जो पॉजिटिव तब्दीलियाँ हैं वो ये हैं कि हमारे लिए बहुत आसान हो गया कि हमारे अगर आइज़ो अकरबा हमसे दूर हैं तो हम उनसे रब्ता कर सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं, उनकी खैरियत दरियाफ़्त कर सकते हैं। यानी हमारे इस सोशल डिस्टेंस को इसने ख़त्म कर दिया। मोबाइल के ये भी फ़ायदे हुए कि उसमें बहुत से उलूम मौजूद हैं जिन उलूम से हम बहुत फ़ायदे उठा सकते हैं। कुरान पाक की आयात, उनकी तफसीर, अहादीस, उनकी तशरीह और बहुत से उलूम और जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ ले आते हैं, वो उसमें हमें मिल सकते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हमें दीन मतीन ने यह कहा था कि खैरुल उमूर औसतुहा, कि मामलात में म्याना रवि बहुत अच्छी चीज़ है। म्याना रवि ये होती है कि आप हस्बे ज़रूरत उसको इस्तेमाल में लाएं। डिवाइस कोई भी है वो बज़ाते खुद बुरी नहीं है अगर उसका इस्तेमाल गलत ना किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, अपने तहीं बहुत पॉजिटिव इसका किरदार भी है। अगर कहीं पे ये अपनी हद को क्रॉस करे वहाँ पे उसके नुकसानात भी हैं। ऐसे ही अगर मोबाइल एक हाथ में मौजूद है तो सबसे पहले तो ये तयन किया जाए कि जिस हाथ में है क्या ये इस लायक है कि इसको ये वाला मोबाइल दिया जाए, क्या इससे ये फ़ायदा हासिल करेगा या अपनी ज़िंदगी के आने वाले जो अय्याम हैं उनको तारीक कर देगा। क्या इससे ये कुछ फ़ायदा उठाएगा या अपने वक़्त को ज़ाया करके अपनी उम्र को बर्बाद कर देगा। तो ये पहला तयन वालिदैन ने करना है, क्योंकि ये डिवाइस वालिदैन ही उनको सहूलत फराहम करते हैं। आप देखिए कि आजकल कोरोना की वजह से स्कूल बंद हैं तो क्लासेस चल रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ की क्लासेस चल रही हैं, मैं भी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और मोबाइल उसमें बहुत अच्छा मुआविन है। लेकिन उसी वक़्त में अगर उसी मोबाइल पर आप अपने वक़्त को ज़ाया करें तो इसका मतलब ये है कि ये ख़राबी तो बन रही है। मकसद ये है कि हम मोबाइल को बुरा नहीं कहेंगे, हम उसके तरीक़े इस्तेमाल पर बहस करेंगे। हम ये कहेंगे कि अगर आप उसको पॉजिटिव सेंस में लेके अच्छे तरीके से अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं तो वो आपके लिए मुफीद है। लेकिन अगर आप उस पर अपने वक़्त को ज़ाया और हो रहा है, और बल्कि यानी आप यूं कहिए कि अगर मैं अपने मुआशरे की थोड़ी सी इसका नक्शा खींचूं तो मुझे यूं नज़र आता है जिस तरह कि हम मोबाइल से फ़ायदे कम हासिल कर रहे हैं और इसके नुकसानात हमें ज़्यादा हो रहे हैं कि हमने इस पर कोई पाबंदी ही नहीं लगाई। मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि आप ज़रा चाइना की तरफ जाइए ना, चाइना के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे ज़िया साहब, और मजीद इसके ऊपर रोशनी आपसे मैं डलवाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जनाब, आज का सवाल था कि घंटा घर के 3 बाज़ारों के कोई से 3 बाज़ारों के नाम बताएं, लेकिन हम तो 8 के 8 बाज़ारों को बता सकते हैं, लेकिन जीतने वाले जो खुश नसीब हैं
उन जिन्होंने घंटाघर के कोई से 3 बाजार, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए, कचहरी बाजार है, कारखाना बाजार है, अमीपुर बाजार है, चनियोट बाजार है, झंग बाजार है, मिंटकुमरी बाजार है, और इसके साथ साथ रेल बाजार है, बहुत सारे और भी बाजार जो हैं इसके हैं। तो उनमें से 3 बताने वाले जो खुश नसीब हैं उनके नाम मैं आपको बताता चलूं कि बिलाल अजमल, हुजैफा जुबैर, मलक सुल्तान, फातिमा खान और रेहान। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं नाम, बिलाल अजमल, हुजैफा जुबैर, मलक सुल्तान, फातिमा खान और रेहान। ये वो 5 खुश नसीब हैं जिन्होंने आज बुलेवार्ड मॉल की तरफ से फूड वाउचर्स और दीगर वाउचर्स जो हैं वो जीते हैं। तो बहुत मुबारक हो जनाब आपको, आज आप खूब इंजॉय करेंगे, वीकेंड भी आ रहा है तो वीकेंड पे उन वाउचर्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ज़िया साहब की तरफ जाना चाहूँगा, और ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी, मैं जहाँ पे आपकी इजाज़त चाही थी कि बात काटी मैंने, मैं चाहता हूँ वहीं से आप स्टार्ट करें ताकि ऑडियंस को उस बात के बारे में इल्म हो सके। जी, हम बात ये कर रहे थे कि मोबाइल का जो इस्तेमाल है, अगर उसके इस्तेमाल पर कुछ लिमिट्स रख दी जाएं, जिस तरह की मैं बात कर रहा था कि चाइना के अंदर वहाँ पे मोबाइल के इस्तेमाल बहुत लिमिटेड है, यानी बिल्कुल इंतहाई ज़रूरत के तहत उसको इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर जो है वो इस तरह से कंट्रोल में रखा हुआ है कि उसका मिसयूज़ नहीं होता। उससे क्या कि आप देखिए कि बगैर जंग के चाइना कितनी ज़्यादा तरक्की करता जा रहा है। हमारे यहाँ इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। हम अपने वक़्त को किस तरह से ज़ाया करते हैं कि मोबाइल बच्चों को दे दिए और वो सारा सारा दिन उस पर कार्टून देखते रहे। नौजवान उन्होंने हाथ में पकड़ लिया तो सारा दिन उस पर ऐसे ही फिल्में गाने देखते सुनते रहे और सारा वक़्त जो है ना ऐसे ही बर्बाद कर दिया। बड़े जो हैं उनकी भी यही कैफियत है, बल्कि अब तो कभी कभी यूँ महसूस होता है कि जिस तरह हम एक कमरे में 5-7 अहबाब बैठे हैं तो हर एक आदमी अपने अपने मोबाइल के साथ लगा है और उसे दूसरे का कोई ख्याल और परवाह भी नहीं है। यानी इस डिवाइस की वजह से हम अपने घर के अंदर बैठे हुए घर से बहुत दूर चले गए हैं। तो आपने दुरुस्त निशानदेही की कि एक मुआशरे के अंदर हमारे इस वक़्त को बर्बाद करने की जो वजह ये मोबाइल भी है। तो मैं ये कहूँगा कि लेकिन दूसरी जानब देखा जाए, जैसा हम हकूक के मामले में बहुत पीछे हैं, जैसे हमसाये के हकूक होते हैं, एक कॉलोनी में, एक मोहल्ले में रहन सहन का तरीका एक होता है, उससे काफ़ी दूर नज़र आते हैं हम। उस हवाले से क्या कहेंगे आप? हाँ जी, ये असल में तो मुआशरती, ये सारे मुआशरती पहलू हैं। यानी मुआशरे के अंदर हमसाये भी आते हैं, इस मुआशरा के अंदर आप जहाँ पे काम काज कर रहे हैं वो लोग भी आते हैं। तो यकीनी तौर पर हमारे मुआशरे की एक बिगाड़ ये भी है कि हम हकूकुल इबाद की तरफ तवज्जो नहीं देते। आप एक बात ज़हन नशी रखिएगा कि जब जैसे ही हम हकूक की बात करते हैं तो हकूक में आप बितरतीब इसको समझने की कोशिश करें कि सबसे ज़्यादा इसके हकदार वो 4 दीवारी के अंदर लोग हैं जो आपके घर ही में रहते हैं, आपकी औलाद की हैसियत से रहते हैं, माँ बाप वालिदैन की हैसियत से रहते हैं, बहन भाई की हैसियत से या बीवी या खामद की हैसियत से रहते हैं। हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम है ये कि हम बाज़ औक़ात बाहर बहुत अच्छे होते हैं, अपने घर के अंदर हमारे रवैये दुरुस्त नहीं होते। और कई मरतबा ऐसे होता है कि हम एक आम मामूली सी बात पे अपने बच्चों को इस कदर झिड़क देते हैं कि खुद बाद में तकलीफ महसूस करते हैं, या अपने घर वालों को आले खाना के साथ ऐसा तुर्श और सख्त रवैया इख्तियार कर लेते हैं जो किसी तरह भी ज़ेबा नहीं है। हम अगर मुआशरे की दुरुस्तगी चाहते हैं तो उसको हम इस तरतीब के साथ दुरुस्त कर सकते हैं कि पहले अपने आप को ठीक किया जाए, फिर अपने घर के अंदर जो माहौल है उसको ठीक किया जाए। आप अपने आप को, हर एक अपने को दुरुस्त करने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब ये है कि मुआशरे की हर इकाई दुरुस्त होने लग गई है। जब आप अपने घर को ठीक कर लेंगे इसका मतलब ये है कि जिन ख़ानदानों से मिलकर मुआशरा बन रहा है वो ख़ानदान दुरुस्त और ठीक हो रहे हैं। यहाँ से फिर आगे घर से जब बाहर निकलेंगे तो फिर हर घर अपनी जगह पे दुरुस्त की। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है, दीन इस्लाम ने इतना बड़ा इनकलाब किस तरह से बर्पा किया है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक को कलेमा पढ़ाया है तो उसने फ़कत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इतना नहीं कहा, बल्कि उसने अपने पूरे वजूद को अल्लाह और उसके रसूल के ताबे कर लिया है।
अपनी सोच को, अपनी फिक्र को, अपने जाहिर को, अपने बातिन को बिल्कुल उसी तरह कर लिया जिस तरह अल्लाह और उसका रसूल चाहता है, तो हम अपने इस मुआशरे को खूबसूरत इस्लामी मुआशरा बना सकते हैं। मैं यहां पे, हो सकता है कोई मुझसे इख्तलाफ भी कर ले, मैं इस्लामी मुआशरा सिर्फ उन लोगों को नहीं कहता जहां पे सिर्फ कलेमा पढ़ने वाले मौजूद हों। इस्लामी मुआशरा होना चाहिए। हाँ, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी इस्लामी मुआशरा नहीं है, बल्कि इस्लामी मुआशरा ऐसा है कि जिसमें नॉन मुस्लिम भी मौजूद होते हैं, मुसलमान उनका ख्याल रख रहे होते हैं, वो अपनी इबादत को अपने तय सरंजाम दे रहे होते हैं। तो हर एक अपनी अपनी लिमिट में जब रहता है तो हम उसे कहते हैं कि ये मुआशरा इस्लामी मुआशरा है, क्योंकि उनके हकूक भी बयान किए हैं। सिर्फ यही नहीं, हम इससे भी बढ़ के बात करते हैं। जब हम एक इस्लामी मुआशरे की बात करें तो वहां पे तो जानवरों के भी हकूक होते हैं, जानवरों का भी ख्याल रखा जाता है। यहां तक कि इस मुआशरे के साथ जितनी इकाइयां अटैच हैं उन सब के अपनी अपनी जगह पे हकूक है। उनमें से एक जुज़ी हमसाये के हकूक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि अगर कोई अल्लाह और उस आखिरत पर ईमान रखता हो, फिर उसे चाहिए कि वो अपने हमसाये के हकूक का ख्याल रखे, बड़ों के इकराम का ख्याल रखे। बल्कि यहां तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे इस खूबसूरत इस्लामी मुआशरे की पूरी तरतीब रखी, जिसमें माँ के हकूक हैं, बाप के हकूक हैं, औलाद के हकूक हैं, ख़ानदान के अफराद के हकूक हैं। आप जहाँ जहाँ बैठे हैं, चाहे आर्जी तौर के लिए कुछ वक़्त के लिए गए हैं या मुस्तकिल कहीं पे हैं, तो हर एक को उसकी लिमिट बता दी कि इस लिमिट में तुम रहते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करो और हर एक के हकूक को तुम अदा करो। बिल्कुल, हर एक के हकूक को अदा करना भी चाहिए, क्योंकि इंसानियत जो है, हमारा इस्लाम दीन जो है हमारा, सबसे पहले इंसानियत के हवाले से हमें सबक देता है, हमें दर्स देता है कि किस तरह से लोगों के हकूक, अपने रिश्तेदारों के, अपने घर वालों के हकूक जो है वो पूरे करने चाहिए। तो इन तमाम तालीमात को हम मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो मेरा ख्याल है एक बेहतरीन नमूना पेश कर सकेंगे। तो बहुत शुक्रिया ज़िया हाशमी साहब, आप आज के शो में आए। आसमा, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले मैं आपको दिखाता चलूँ कि आज की रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। जिंगर बर्गर शेफ़ किंजा ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो तैयार कर रखे हैं। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। तो इंशाल्लाह मंडे को आपके साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले मैं गुजारिश करूंगा आसमा से, आप हदिया अकीदत पेश करें और कोई भी नात जो है वो सुनाते जाएं।